जितना ज़रूरी ये गंद और कूड़ा उठाना है पंजाब के गलियों से, मोहल्लों से, गांव से, शहरों से, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। इस वक्त बयानिया जो चलाया जा रहा है, कोई कह रहा है जी यहाँ पे 4000 लाशें हैं, कोई कह रहा है 400 लाशें हैं, कोई कह रहा है 160 लाशें हैं। तो ये लाशें ना हो गई, ये पौधे हो गए जो उग रहे हैं। लाश एक भी नहीं है, वरना होती तो सामने आ जाती हैं, ऐसी चीजें छुपी नहीं रहती हैं। तो ये इस तरह की लाशें हैं जो टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं। ये लाशें आपको मिलेंगी टिकटॉक पे, ये लाशें मिलेंगी फेसबुक पे, ये लाशें आपको मिलेंगी एक्स के ऊपर, ये लाशें आपको मिलेंगी तमाम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे बहुत सारी लाशें हैं। व्हाट्सएप आप खोलेंगे तो लाशें लाशें उसके ऊपर। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है, वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज भी हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून तहरीके इंसाफ पर बरसी तहरीके इंसाफ के एहतजाज में कितने लोग मारे गए। तहरीके इंसाफ 12 का नंबर देती है और हुकूमत कहती है 0। कोई शख्स हलाक नहीं हुआ। हमारी आज़ादाना तहकीक के मुताबिक अब तक 8 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है। कल के प्रोग्राम में हमने 7 अफराद की अहल खाना से बात करके इनके हलाक होने की तस्दीक की और आपके सामने हमने ये हक़ाइक़ रखे। आज हमारा राब्ता पशीन के अहमद वली की फैमिली से हुआ, जिन्होंने बताया कि अहमद वली को डी चौक के करीब गोली लगी थी जिससे वो हलाक हो गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि बलूचिस्तान की पुलिस इनको खामोश रहने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रही है, जबकि डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल खान का कहना है कि तहरीके इंसाफ की सफ़ों में उस दिन 89 अफराद ऐसे थे जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी है और ये इंतहाई तरबियत याफ्ता और मुसल्लह थे। 1150 मुलजमान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनका ना कोई बायोमेट्रिक है, ना इनकी कोई वल्दियत है, ना इनका नाम है, ना इनके इलाके का पता है। ये अभी तक अनआइडेंटिफाइड हैं। ये वो अस्करी विंग के इंडिविजुअल्स हैं, इतने ट्रेंड बंदे और इतने हैविली आर्म्ड बंदे हैं ये, और ये उनका ये समझ लें कि अटैकिंग और अस्करी स्क्वाड है, जो कि जितनी कैजुअल्टीज हमारी हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही हैं। इनमें ये शेल मुजाहिरीन के पास थे, ये ब्राज़ील की इंपोर्ट है। उम्मीद की जा रही थी कि इस सब के बाद मुज़ाकरात होंगे, मगर आज अलीमा खान अपने भाई इमरान खान से जेल में उनकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़, और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है और ये सवाल किया है कि कैसे गोलियाँ चलाई गईं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के और मेंबर हैं कौमी असम्बली के। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शेर अफजल साहब, क्लियरली हमें ये बताइए, चूँकि मुख्तलिफ आरा आ रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने क्या कहा। आप एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब अब क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा है कि जी FIR दर्ज करें वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट का एक सेशन भी बुलाएं। इसका मतलब है कि मुफाहमत की या बातचीत का दरवाज़ा वो खोलना भी चाहते हैं, FIR भी दर्ज करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि पेशावर के अंदर आप कोई ना कोई तहरीक चलाएं, कोई रैली करें। सो PTI का अब अगला लाइमल क्या होगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को दाद देता हूं कि मौजूदा वक्त में जहां पे गिनती के चंद ही साफी रह गए हैं जो सच बोल सकते हैं, ये कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, और दोनों अस्पताल पिम्स और पॉलीक्लिनिक, ये तमाम जो चैनल्स की स्टूडियोज हैं इनसे 5-10 मिनट के मसाफत पे हैं। सिर्फ चंद ही साफी बोल पड़े और किसी ने 2 की, किसी ने 3 की तस्दीक की। आज आपने पहली दफा 8 की तस्दीक की, लेकिन ये मजीद कवाइफ हम आपको दे सकते हैं जो 4 आपके पास मिसिंग हैं। 12 लोग कंफर्म, जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब बेरसुगोर ने बताया है कि वो उनकी हलाकत या शहादत हो चुकी है। और जहां तक आप सवाल का ताल्लुक है, ये जो खान साहब ने हिदायत दी है इस पे अब हम काम कर रहे हैं। खान की हिदायत पे बिनौन अमल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला के अलावा चंद ऐसे चोद इस्लामाबाद पुलिस के जो हैं एनी शाहिदीन ने उनकी शनाख्त की है
और कौन से सीनियर अफसरान जो हैं उनके हवाले से शवाहिद मिल रहे हैं, ये तमाम यकजा करके फिर हम फौजदारी इस्तिगासा 302 का दायर करेंगे और जितने मकतूलीन होंगे हर मकतूल का अलहदा इस्तिगासा उन्हीं मुल्ज़िमान के खिलाफ होगा जो उनके कत्ल या शहादत के मौजिब बने हैं। और ये तमाम मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम, इसी तरह जख्मियों के हवाले से भी कानूनी कार्रवाई होगी। FIR जो है वो हुकूमत के हाथ में होता है और इन्होंने इन वक़ूआत की पहले से ही FIR कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जब एक वक़ूए का कोई भी वर्जन हो, चाहे दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन जब उसकी FIR हो जाए तो फिर उसी वक़ूए की दूसरी FIR नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हमारे पास जो अल्टरनेटिव इफिकेशियस रेमेडी है वो फौजदारी इस्तिगासा ज़ेर दफ़ा 200 फौजदारी के तहत है और वो इक्वली ही एक पोटेंट और एक इंतहाई स्ट्रांग रेमेडी है। जिस तरह की FIR में प्रोसिक्यूशन होती है मुल्ज़िमान की, इसी तरह प्राइवेट इस्तिगासे में भी होती है। तो इंशाल्लाह अनकरीब ही हम तमाम चीज़ें जो हैं फाइनलाइज करके कोर्ट से रजू करेंगे। आप मेंबर ऑफ कौमी असम्बली भी हैं, तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि फिल फॉर आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, उसके ऊपर क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात हल हों, बातचीत आगे बढ़े? चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयान आ गया कि जी हमें हर सूरत में स्टेबिलिटी चाहिए, इस्तेकाम चाहिए, चाहे वो लाठी से हो चाहे वो बातचीत से हो। तो वो भी अब एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन पे आ गए हैं, वो भी अब लाठी की बात करते हैं जब उन्होंने पहले कभी बात नहीं की थी। तो पार्लियामेंट के अंदर आपको कोई उम्मीद है कि आपको बातचीत से मसाइल का हल नजर आ रहा है? एक मैं तस्दीक कर दूं, हमेशा ही ये इन लोगों ने हमसे लाठी की ज़बान में बात की है, चाहे वो 9 मई हो चाहे वो 23 मई हो। 9 मई के बाद से लेकर आज तक कोई एक जलसा, कोई एक रैली, कोई एक कन्वेंशन इन्होंने हमें आराम से करने दिया हो। मगर और मरवत साहब एक बात पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो आपके वर्कर्स भी पूछ रहे हैं, क्या जो गोली चलाने का हुक्म है उसकी ज़िम्मेदारी आप हुकूमत को देते हैं या आप समझते हैं कि फ़ौज को भी तलब किया गया था तो वहाँ से जो है उधर उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी देते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ऐसा हुकूमत में नहीं है? खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे डाली और उन्होंने ये कहा कि जी हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि फौज ने जो है इस कार खैर में हमारा हाथ बढ़ाया। तो लिहाजा, और ये बयान अभी तक रिबट नहीं हुआ है, तो लिहाजा ये जो ऑपरेशन था या इसमें जो जिस अंदाज में प्रोफेशनल लोग लाए गए और स्नाइपर से राइफल ले और फायर चलाए गए, ये सिर्फ पुलिस की हद तक महदूद नहीं था और लाजिमन जो है ये अलल ऐलान कह चुके थे। बाकायदा इन राइटिंग इन्होंने आर्मी को तलब किया और इसके बाद जो है मिनिस्टर इंटीरियर, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, इनके बयानात हैं कि अगर ये लाठी की ज़बान न समझे तो फिर गोली का इस्तेमाल होगा और ये वक़ूए से पहले इनके बयानात है। तो ये इन तमाम जिम्मेदारान का तयन जो है, चूंकि खान साहब ने जो है अपने इस बयान में जिम्मेदारी जो है वो महदूद कर दी है वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर पुलिस एहलकारान तक। तो लिहाजा हम देखेंगे कि खान के डायरेक्शन के तहत ही दावेदारी हो। जी, जो सबसे बड़ा सवाल है वो आपके कारकुनान भी पूछ रहे हैं, उनसे हम सब मिले, वो बड़े जज्बे के साथ यहाँ पे आए थे, मगर हमने देखा कि अचानक जो है कंटेनर को आग लग गई। क्या आपने तहकीक कराई या आपस में आप लोगों ने बातचीत की कि ये आग किसने लगाई और कैसे लगी? और फिर यकदम जो तमाम लीडरशिप थी वो गायब हो गई डी चौक से और रह गए तो सिर्फ वर्कर्स। तो क्या ये सवाल आपने खुद से किया कि जी लीडरशिप कहाँ थी और एकदम कंटेनर पे आग कैसे लगी? एकदम कंटेनर पे आग जो है वो लगाई गई और न कि सिर्फ कंटेनर पे आग लगाई गई बल्कि जितनी हमारी गाड़ियां थी उन सबको जो है इस तरह फंसाया गया कि ये निकल ना सके। बुशरा बीबी की गाड़ी पे लिक्विड फेंका गया ताकि वो जो है ड्राइव ना हो सके। फिर उनके टायर जो हैं वो हिट किए गए। शाम से ही अंधेरा फैलते ही दोनों जो साइड पे जो प्लाजे हैं उन पे शूटर्स जो थे वो छतों पे चढ़ गए थे और कुछ ऐसी वीडियोस जो हैं वो बाज़गश्त कर रही हैं।
जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को छोड़ने का ताल्लुक है, ये रात का अंधेरा था, नफ्सा नफ्सी का आलम था, गोलियों की बूछाड़ थी, चीखो पुकार थी। तो ऐसे में गोली ने तो कोई शनाख्त तो नहीं करनी थी कि ये लीडर हैं, ये वर्कर हैं। तो और कभी कोई फैसला 32 ये नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान कि अब हमने डी चौक से पीछे हट जाना है और हमने चले जाना है? कोई अनाउंसमेंट, चूंकि हम वहाँ पे थे, हमने कोई अनाउंसमेंट भी नहीं सुनी, हमने कोई आप वार्निंग नहीं सुनी कि आपने वर्कर्स को दी हो, चूंकि वर्कर्स वहीं पे रहे और पीछे हटते गए तो जो वहाँ के MPAs MNAs थे, लीडरशिप थी, वो पीछे हटती गई। और फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि कैसे एक ही गाड़ी के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो बाआसानी सारे चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए वापस खैबर पख्तूनख्वा में चले गए। आसानी से तो नहीं गए हैं, उनकी गाड़ियां, अली अमीन खान की गाड़ी को 13 फायर लगे हैं। और न कि सिर्फ यहाँ पे उन पे अटैक किया गया, वो एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो इनके ताकुब में लगी थी और 2 जगहों पे इनको अगवा करने की कोशिश की गई। एक जगह पे इनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई, ये जब मनाल के रास्ते से KP में दाखिल हो रहे थे। और ये एक लंबी कहानी है जो जिस तकालीफ से बुशरा बीबी और अली अमीन खान गुजरे हैं। ये सारा जो अभी नैरेटिव दिया जा रहा है वो इन दोनों की जो जुर्रत थी या उनकी कंट्रीब्यूशन थी या जो काफिले लेकर आए, इसमें इनके किरदार की नफी करने के लिए जो है PTI मुखालिफ कुव्वतों की मां पे ये बयानिया फैलाया जा रहा है। पूरी जुर्रत के साथ बुशरा बीबी खातून होने के बावजूद जो है डी चौक तक आई, बल्कि डी चौक से थोड़ा कबल जो है वो वहां पे पहुंची और अली अमीन खान के साथ थे। और यहाँ पहुंचना भी कोई आसान ये काम नहीं था, रास्ते में जगह जगह इन पे गोलियां चलाई गई और यहाँ पहुंचने से कबल ही हमारे 4 से 5 वर्कर शहादत पा चुके थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या आप चाहते हैं बतौर MNA कि जी पार्लियामेंट में मामलात लाए जाए? पार्लियामेंट जो है वो इसमें आते तो जेली पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली एक यरगमाल है। अलबत्ता एक आवाज है जो वहां पे उसकी गूंज सुनाई दी जा सकती है। और बाकी जो है पार्लियामान जो है वो अब एक स्टूज बना हुआ है, खिलौना सा बना हुआ है, ताकतवरों के हाथों में खेल रहा है। लेकिन ये है कि इसमें चंद ऐसे लोग हैं दूसरी साइड से भी जो जिनकी ख्वाहिश है, जेन्युइन ख्वाहिश है कि मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की फलाह में, पाकिस्तान के बका में खुशअस्लूबी से हल हो। और यही सोच PTI में बहुत सारी लीडरशिप की है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि नुकसान पाकिस्तान का हो। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हुकूमत जो है, जो शुहदा हैं, उनका खून बहा अदा करें और इस हवाले से जो जिस तरीके से हुकूमत ने अगर जुल्म किया है और जो यकीनन पूरी दुनिया इस पे कह रही है, तो अगर ये इस हवाले से जो वरसा है उनके खानदानों से माजरत कर लेते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि फिर फिजा बन सकती है। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिल वक्त जो है इन लोगों के जिनके हाथ हमारे वर्कर के खून से रंगे हुए हैं, इनके साथ फौरी तौर पर बैठना जो है वो मेरा ख्याल है वर्कर्स के यहाँ और आवाम के यहाँ इतना जो है काबिल कबूल नहीं हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बुशरा बीबी की जो बहन है और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो ऐसा जब इंटरव्यूज़ दे रही हैं, चूँकि हमारी भी कल उनसे बात हुई, तो तासुर ये आ रहा है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान जो है मामलात सही नहीं हैं और बुशरा बीबी को उनकी बहन ने भी ये कहा कि पहले मेरी उनसे बात ही नहीं कराई जा रही थी। ये तासुर मिल रहा है कि उनकी मर्ज़ी से के बग़ैर उनको लाया गया। तो क्या बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब एक ही पेज पे हैं और इमरान खान साहब को अभी भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर भरोसा है? अली अमीन खान गंडापुर पे पूरी पार्टी को भरोसा है, हमें एतमाद है उन पे और हम उनकी सताइश करते हैं। जो जितनी 5 एहतजाज इन्होंने तने तनहा तमाम अखराजात इसके उठाए, तमाम तकालीफ सऊबतें बर्दाश्त की, तो लिहाजा अली अमीन खान जो है उसकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने से पार्टी का नुकसान होगा। और खान साहब जो है अली अमीन खान को इंतहाई
इंतहाई उनका वैल्यू रखते हैं, उनका एतमाद है उन पे, और हमारी रोज़ाना तकरीबन बातचीत होती है। जहाँ तक आपने ये बुशरा बीबी के तर्जमान उनकी बहन का जिक्र किया, ये बयान जो कि जी उनको ज़बरदस्ती जो है ले जाया गया या उनकी मर्जी या मंशा शामिल नहीं थी, ये सरासर गलत बयानी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर वो खामोश क्यों है? बुशरा बीबी खामोश हमेशा उन्होंने मीडिया से जो है वो फासला रखा है, और मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई मतलब है बुशरा बीबी और अली यमीन खान के माबेन ऐसी कोई टेंशन नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे हर पार्टी में जो है वो बास डिस्कशन होती हैं, लेकिन मीडिया ने हवा बनाया हुआ है। अभी हम फिल वक्त तो फोकस कर रहे हैं उन केसेस पे जो बुशरा बीबी और अली यमीन खान और हम सब के खिलाफ दर्ज हुए हैं, और ये शायद थोड़ा वक्त लेगा, लेकिन ये है कि जनवरी में यकीन है कि जनवरी में हम दोबारा इस हमारे आफ्टर शॉक जो है उनसे रिकवर कर चुके होंगे और दोबारा एहतजाज की पोजीशन में होंगे। बहुत शुक्रिया जनाब शेर अफजल मरवत साहब, आपने क्लियरली कह दिया कि जनवरी के महीने में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की पोजीशन में होगी। नाजरीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट जो है वो क्लोजर्स का शिकार रहा है। जब भी PTI की कोई रैली होती है तो इंटरनेट मुतासर होता है, जिससे लोगों की ज़िंदगी जो है मामूल की ज़िंदगी वो डिस्टर्ब होती है और मईशत को भी नुकसान होता है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पिछले दिनों आपका इंटरनेट बंद हुआ या सुस्त रवि का शिकार रहा, जिससे मामूल की ज़िंदगी तो मुतासर हुई लेकिन मईशत को भी भारी नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं उनको बंद करने, इंटरनेट को स्लो करने के बाद अब हुकूमत ने पीका के कानून में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फ़ैसला भी कर लिया है। हुकूमत पीका के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के नाम से एक नई अथॉरिटी बनाना चाहती है, जिसको ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक करने और सोशल मीडिया तक रसाई को रोकने के अलावा जाली खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इख्तियार हासिल होगा। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये फ़ैसला कौन करेगा कि कौन सी खबर फेक है और कौन सी सही। हुकूमत इस तरमीम के ज़रिए VPNs को कंट्रोल या ब्लॉक करने का इख्तियार भी हासिल करेगी। दूसरी तरफ इंटरनेट की बंदिशों और VPN ब्लॉक करने की वजह से पाकिस्तान की IT की सनत ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स सख्त मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि बरवक्त काम ना होने की वजह से वो इंटरनेशनल जो उनका काम होता है उस पर डिलीवर नहीं कर सकते। और बाज़ फ्रीलांसर्स ने तो ये भी कह दिया है कि हम मुल्क छोड़ने पर अब मजबूर हो गए हैं। इंटरनेट की बंदिश से मईशत को कितना नुकसान हो सकता है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, और तुफ़ैल खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो सदर हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया राना साहब। पहले जो ये आप नई एक ला रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पीका लॉज, मुझे ये बताइए, ये इसके अंदर चेयरपर्सन को आप ज़्यादा इख्तियार दे रहे हैं, मतलब उसके पास सारा इख्तियार होगा कि आप किसी उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो जो जितने भी ऐप्स हैं या जितने भी ये इंटरनेट की वो जो इदारे हैं वो आपके कानून के तहत क्यों चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अभी ये ड्राफ्ट ही है, इसके अंदर जब ये पार्लियामेंट में जाएगा तो इसमें इनपुट भी ली जाएगी और जो कमेटी है वो तो देगी, लेकिन उसके अलावा भी इसके ऊपर डिस्कशन जो जिस किस्म की भी होगी तो चेयरमैन के पास 48 आवर्स के अंदर जो है, इसमें जो मैंने पढ़ा है कि 48 आवर्स तक उसका फ़ैसला वैलिड होगा, लेकिन फिर वो उसके बोर्ड को उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो लॉन्ग टर्म है। देखें, बात ये है कि किसी चीज़ को हम बैन नहीं करने जा रहे हैं। Decision will have to be ratified by the authority within 48 hours। जी, तो वो अगर कोई ऐसा कोई कंटेंट जो कि इतना जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो तो वो फौरी तौर पे फैसला कर सकता है, लेकिन बाद में उसको बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत होगी फॉर दैट डिसीजन टू स्टिक। जो आपने सवाल पूछा कि हम कोई चीज़ें कुछ बैन नहीं होने जा रहा। लेकिन चीज़ें रेगुलेट होती हैं और ये जितनी तेज़ी से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये तब्दील हो रहे हैं और इनके अंदर जिद्दत और तेज़ी आ रही है, तो उस तरह हमें अपने लॉज को भी अपडेट करना होता है। अब मिसाल के तौर पे इंडिया है
तो इंडिया के अंदर सारे ये जितनी भी गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके ऑफिसेज मौजूद हैं और वो उनके साथ वो उनके ऊपर फाइन भी तो नहीं है। और वो इसलिए नहीं आते, वो कहते हैं कि आपके जो कवानीन हैं वो इस किस्म के हैं कि हम समझते हैं कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो आज़ादी इज़हार राय जो हमारे प्लेटफॉर्म्स में हम गारंटी करते हैं वो मुकम्मल नहीं होंगी, इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेट नहीं करना चाहते। नहीं, एक तो हम बिल्कुल डेटा प्रोटेक्शन लॉज और उन पे काम हो रहा है और वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे पाकिस्तान? उनको दफ्तर वहां से अगर कमाई कर सकते हैं, अब तक तो रिफ्यूज किया नहीं, अगर यहाँ से वो डॉलर्स लेके जा रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए वो कमा रहे हैं, तो फिर हमारा भी कोई उनके ऊपर ओवर रीच होना चाहिए। और ये VPNs को भी हुकूमत बैन नहीं करने जा रही, रेगुलेट करने जा रही है, इस्टेब्लिश करें अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इधर इस्टेब्लिश करें। और जो हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज और मुख्तलिफ जो कवानीन इसके अंदर लेके आ रहे हैं, हम दुनिया के साथ कंप्लाइंट होंगे, हम कोई उससे अलहदा या अनोखे नहीं होंगे। फैल साहब, आपने राना एहसान अफजल साहब की बात सुन ली। अब तक जो सुस्त रवि का शिकार रही है इंटरनेट, उससे क्या असर हुआ है आपकी इंडस्ट्री पे और आपको क्या खदशात हैं आगे के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ा। बिल्कुल, देखें, इंटरनेट एक इदारा है, नेट ब्लॉक एक इदारा है जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूरोस्टैट से डेटा लेके ये बताता है, आपको कैलकुलेटर है कि अगर आपके मुल्क में, जैसे पाकिस्तान, अगर आप उसमें डालेंगे कि पाकिस्तान में अगर एक दिन में इंटरनेट बंद होता है तो कितना नुकसान होता है, पूरा इंटरनेट शट डाउन, जो अभी नहीं है। तो उसको मैंने जब देखा तो उसमें एक घंटे में $2.2 मिलियन आ रहा था। ये $2.2 मिलियन का नुकसान है अगर पाकिस्तान में एक घंटा इंटरनेट बंद होता है। ये मैं नेट ब्लॉक के इदारे का बता रहा हूँ, अपना नहीं, जो कि बाहर का इदारा है और वो डिफरेंट जगह से इंडिकेटर्स लेके बताता है। तो पाकिस्तान में एक घंटा अगर बंद होता है तो $2.2 मिलियन का नुकसान है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो डिलीवरी बॉयज हैं, जो IT इनेबल्ड हैं। इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कैब राइडर्स हैं, जिसको हम फ्रीलांसर्स, तो पता है उनकी बाय डेफिनेशन वो फ्रीलांसर हैं, बट उनकी बात कोई नहीं करता कि हमारे फ्रीलांसर्स यूथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आप पॉलिसीज बनाएं, बट देखिए VPN फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं, सोशल मीडिया फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं, और हम जैसे लोगों को, प्राइवेट लोगों को उन जगहों पे जरूर बिठाएं ताकि हम भी अपना इनपुट दे सकें। अच्छा, नाउ लेट मी टेक दैट तलाल साहब, तुफैल साहब, ये आपने जो बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लोगों को भी बिठाया जाए। राना एहसान साहब, हमने माजी में देखा है कि जब भी कोई अच्छे कवानीन बने हैं ना, तो वो बहुत मुशावरत के साथ बने। अब उस पर इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी। जिस तरह जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, मगर कानून बुरा नहीं था, अच्छा था। अब आप ये जो कानून बनाएंगे, आप जब इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाने का इरादा है कि बस पार्लियामेंट से ही पास हो जाएगा? अगर आप स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाते हैं तो इनको भी बुला लीजिए, PFUJ को भी बुला लीजिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तमाम लोगों को बुलाएं। मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल। कानून कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आइसोलेशन में बने, और स्टेक होल्डर के साथ एक अच्छी सिट इन होनी चाहिए और उनकी मुशावरत के साथ बनना चाहिए। आई एम श्योर, बल्कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसे ही होगा कि इसके ऊपर इनपुट ली जाएगी। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें मैं बयान कर दूँ। देखें, एक तो इंटरनेट बैन हुकूमत नहीं करती, और कभी अगर बंद करना पड़ता है वो सिक्योरिटी की वजूहात से किया जाता है। और उसके अंदर भी जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, जो फाइबर बेस्ड होता है, जिसके ऊपर आपके कॉल सेंटर्स चल रहे होते हैं और IT बेस्ड कंपनीज चल रही होती हैं, उनको कभी रुकावट नहीं आई, क्योंकि वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की ना स्पीड में कोई कमी है, ना कोई और कुछ है, बल्कि मोबाइल डेटा के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाई जाती हैं वो बड़ी कंट्रोल्ड, और इस तरह के मैकेनिज्म्स हम इन प्लेस कर रहे हैं कि आप 1 या 2 या 10 किलोमीटर की रेंज में कर लें और सिर्फ उधर इम्पैक्ट हो और वो पूरे मुल्क के अंदर उसका इम्पैक्ट ना आए। लेकिन क्योंकि एक टेररिज्म का थ्रेट है और ये इशूज़ हैं, तो आपको ये मजबूरन ये करने पड़ते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त जल्द गुजर जाएगा, हमें ऐसी चीज़ें भी ना करना पड़े। तो ऐसा नहीं है। देखें, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले अभी जो 40%, 38 से 40% इंक्रीज हो रहा है। बंद किया हुआ है, वो तो आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि वुज़रा जो हैं X को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वज़ीर आज़म भी यूज़ करते हैं। अभी मैं भी यूज़ करता हूँ VPN इस्तेमाल करके। मरीम नवाज साहिबा ने भी इस्तेमाल किया। तो आपके तो VPNs चलेंगे बिकॉज आप उसके लिए पे करेंगे, हम जैसे लोग नहीं सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे। देखें, इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि X जो है वो इस मुल्क में इस वक्त नहीं चल रहा। लेकिन व्हाट इज़ मोर अनफॉर्चुनेट कि यहाँ इस मुल्क में दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है, और व्हाट इज़ मोर अनफॉर्चुनेट कि मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे से कंट्रोल नहीं की जा रही।
और फिर इन वजूहात की वजह से आपको एक एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा है कि आपने एक्स को बैन किया, नहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए। ये कहा जाता है बार बार कि एक्स की जो लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 2% हैं, तो फिर 2% के पीछे आप बैन क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं ये नहीं कहूंगा, और अभी एक्स को बैन किया उसके बाद कितनी दहशतगर्दी बढ़ी है, उसमें कमी तो नहीं आई। मुनीज़े मैं तो एक्स कुड हैव बीन हेल्पफुल। मुनीज़े मैं तो कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेट है, नहीं बैन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो मुल्क की हालात हैं उसमें अब ये जो कानून साजी हम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कानून साजी के बाद हम इन कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और हमें चीज़ें बैन ना करनी पड़े, होना यही चाहिए। तो आई होप वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट चाहती भी यही है, लेकिन क्योंकि ये हकायक हैं इस मुल्क के अंदर, तो हमें ये अनफॉर्चुनेट स्टेप्स जो हैं वो उठाने पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इंटरनेट को बंद करने का वाहिद तरीका है कि टेररिज्म में कमी आएगी, और क्या उसको रेगुलेट करने से ही टेररिज्म में कमी आएगी, या और चीज़ें करने की ज़रूरत है? और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ जो है उसकी डेफिनेशन कैसे देगी हुकूमत में? पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहस हो रही है, हमारी हुकूमत इसको कैसे डिफ़ाइन करेगी? वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। तुफैल साहब, चूँकि आप फ्रीलांसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राना एहसान साहब ने ये कहा कि देखिए जी, फेक न्यूज़ जो फैलाएगा ना उसके खिलाफ भी हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि फेक न्यूज़ की डेफिनेशन कौन करेगा, और क्या आप सबको और स्टेक होल्डर्स को जो हुकूमत फेक न्यूज़ की करेगी, डिफ़ाइन करेगी, क्या वो एक्सेप्टेबल होगी, या वो हर हुकूमत के साथ बदलती जाएगी? PTI आएगी तो फिर कोई और उसकी डेफिनेशन बन जाएगी? देखिए, मुनीज़ा, आईटी सेक्टर, आपको भी ये बात पता होगी, वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर हुकूमत ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा, काम किया है। चाहे वो पिछली हुकूमत हो, उससे पहले की हुकूमत हो, आईटी सेक्टर पे काम किया है, तभी $500 मिलियन पे हम खड़े हुए हैं, और सिर्फ फ्रीलांसर्स की इनकम पे। और आईटी एक्सपोर्ट्स अभी भी बढ़ी हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है इनसे भी कि कम्युनिकेशन अगर आ जाए टाइमली एक रेलेवेंट इदारे का कि इंटरनेट खराब है, ये क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन में 2 चीजें बड़ी अहम होती है, एक होता है रीजन और दूसरा होता है उसका सही होने का टाइमलाइन। अगर ये दोनों चीजें वक्त पर आ जाएं, भले वो आप पॉलिसी बनाएं सोशल मीडिया की, बिल्कुल दुबई के अंदर भी पॉलिसी है और VPN की भी पॉलिसी है, दुबई में व्हाट्सएप की कॉल भी बैन है, तो और दुबई में इलीगल VPN ये यूज पे 2 मिलियन दिरहम का फाइन है। बट अगर आप सोशल मीडिया की इस तरह की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और कम्युनिकेशन जरूर जारी करें। फेक न्यूज़, इसको कौन डिफाइन करेगा? देखिए, फेक न्यूज़ जो हकायक से मबनी है, ये मेरे ख्याल से ये तो अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑब्वियसली इसके अंदर एक मैकेनिज़्म बनेगा जो फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन मुनीसे की कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर ये हालिया हम इंसिडेंट को ले लें, कहा गया 270 जो है वो लोगों को मार दिया गया, लेकिन एक भी जो है वो बंदा इनको नहीं मिल रहा दिखाने के लिए। और फिर अब अली गौहर साहब कहते हैं अब 12 की बात करें, तो अब 12 और 300 बंदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये AI से जनरेट करके वो खूनी डी चौक जो दिखा रहे हैं, या अगर वो फ़लस्तीन की वीडियोस दिखा रहे हैं, माइंड ना करिएगा, मैं चूँकि चीज़ों को थोड़ा सा कानून को भी समझती हूँ, उसके लिए आपको ये पीका का लॉ लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसके लिए आप और बहुत सारे आपके PPC के अंदर कानून हैं, आप वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और बाकी दुनिया में भी यही है, आम कानून के तहत होता है। उनसे भी जब हमने बात की, यूरोप में फॉर एग्जाम्पल जब हमने बात की, तो वो बंदिश या वो जो कम्युनिकेशन होती है वो डायरेक्टली कंपनीज के साथ होती है, वो उसको नहीं पकड़ लेते जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपने पकड़ना भी है तो उसके लिए तो PPC में ऑलरेडी कवानीन मौजूद है। नहीं, देखें, ये पीका सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है ना, इट इज़ अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका है। जिस तरह मैंने कहा कि ये हम चाहते हैं व्हिच इट हैज फेल्ड एट, बिकॉज औरतों के मामले में तो बिल्कुल ही फेल हो गया। नहीं, देखें, लेकिन इट इज़ एन अटेम्प्ट कि इसको और बेहतर किया जाए, और असल काम तो फिर इन्फोर्समेंट में होता है ना, कि आप इसको इन्फोर्स कैसे करते हैं। तो लेकिन बुरे कवानीन इन्फोर्स भी सही तरह नहीं होते। That is the test of a bad. देखिए, बट देन अगर इस कवानीन में जो है कोई कमज़ोरी है तो वो डिबेट होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेक होल्डर इनपुट आना चाहिए। तो मैंने पहले ही तस्लीम कर लिया। तो ये आइसोलेशन में अगर आएगा तो इस पर ऑब्वियसली तनकीद होगी, और ये एक अच्छा अमल नहीं होगा। मैं तो समझता हूँ इसके अंदर एक डिबेट होनी चाहिए, लोगों की इनपुट आनी चाहिए, और फिर फाइन ट्यून होके ये पास होना चाहिए। तो मैं वैसे वज़ीर आज़म चूँकि एक इट्स कंसिडर्ड कि उनको जदीद टेक्नोलॉजी पसंद है,
तो उनका क्या ख्याल है कि एक्स के ऊपर बंदिश है, उनकी क्या राय है इसके ऊपर? उनकी भी यही राय है जो मेरी राय है कि इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमें जो है एक पूरे प्लेटफॉर्म को बंद करना पड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमारे कानून और इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए और ये सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर उससे हम काबू पा लें तो फिर खोल देना चाहिए। देखें, ये कोई चीज़ बंद करना सोल्यूशन नहीं है और ये हम तस्लीम करते हैं। इट इज़ कह लें आप एक लेसर ईवल आपने वो अप्रोच अपनाई है, राइट कि जी। मगर ये बताइए कि एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इससे पहले हमने तस्दीक की कि 8 लोग जो हैं पीटीआई के एहतजाज में मारे गए, हमने ख़ुद उसकी तस्दीक की है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास हैं। हुकूमत अब क्या करेगी? वो तो कह रहे हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन बनाए, और आज तो इमरान खान साहब का बयान आ गया, लीमा खान साहिबा उनको मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए कत्ल की। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पुलिस वाले शहीद हुए हैं और जो आपके रेंजर्स शहीद हुए हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए और हमें किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। जो अगर आपने कहा है 8 लोग आपने वेरीफाई किए हैं वो फौत हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये किस तरह फौत हुए हैं और क्या इनके लवाहिकीन ने कोई FIR कटवाई हैं, क्या उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है। लेकिन अगर उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया, क्योंकि ये तो KPK से ज़्यादातर लोग हैं, इंक्वायरी कमीशन बिठा सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन। देखें, वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि ये तो शेल लेके आए थे। कभी आपने देखा है कि सियासी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हुकूमत पे शेल मार रहे हो? कभी आपने देखा है कि सियासी प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो ये कंटेनर्स हैं वो रुई की तरह उठा के बाहर फेंक रहे हो? कभी आपने देखा है कि सियासी प्रोटेस्टर्स रेंजर्स और पुलिस वालों को मार दें? देयर आर 8 पुलिसमैन विद बुलेट वुंड्स, देयर आर 150 पुलिसमैन लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे हैं जो इंजर्ड हैं, कुछ उसमें से क्रिटिकल हैं। तो कभी ये ऐसे प्रोटेस्टर्स आपने देखे कि जो है वो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ और फिर सब कुछ करके? तो ये सियासी प्रोटेस्ट नहीं था, दे वर हंटिंग फॉर बॉडीज। ये निकले इस मकसद के लिए थे कि हमें लाशें गिरें। और हम देखें इन्होंने किस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान की साख खराब करने का प्रोपेगेंडा किया, किस तरीके से 300 बंदे 500 बंदे मैसेकर। AI कभी फ़लस्तीन की तस्वीरें लगा रहे हैं, कभी ये 5 साल पुरानी तस्वीरें लगा रहे हैं और फिर डिलीट कर रहे हैं, कभी ये AI जनरेटेड। अभी तक आपने कोई फैसला नहीं किया कि आप इसके ऊपर कोई कमेटी बनाएंगे या तहकीकाती कमेटी? नहीं, इसके ऊपर जो कानून मौजूद है उसके मुताबिक क्रैकडाउन, इट्स क्लियर कट। ये तो देखें डिलेइंग टैक्टिक, किस चीज़ के कानून बनाए कि आपने वो इन्वेस्टिगेशन हो कि शेल कहाँ से आपने खरीदे, इसकी ऊपर कमेटी बन चुकी है, इस पे कमेटी बन चुकी है कि पता चले 1-2 कंपनियां जो शेल बनाती हैं, टेयर गैस बनाती हैं, और ये वो टेयर गैस नहीं है जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील का कहते हैं कि ब्राज़ील से आई थी। वेल, थैंक यू वेरी मच राना एहसान साहब। तुफैल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह राना एहसान साहब ने कहा है कि इंटरनेट के ऊपर बंदिशें ना हो, वो रेगुलेट हो, और अगर रेगुलेट हो तो मुशावरत के साथ, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के साथ एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।